क्या आप लोग जानते हो एक टाइम पे जो राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब वो शायद लोकसभा के एमपी भी ना रहें। मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि 2019 के अंदर एक रैली में उन्होंने मोदी सरनेम को लेके एक स्टेटमेंट बोला था, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट में डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया गया था। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि डेफेमेशन के केस की वजह से वो एमपी की सीट कैसे खो बैठेंगे। उसका एक रीज़न है और उसी के बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 2019 के अंदर आखिर उन्होंने ऐसा बोला क्या था। कर्नाटका की प्री पोल रैली के अंदर राहुल गांधी ने कमेंट किया था कि दैट हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द सरनेम। और इसी बात को लेके बीजेपी के एक एमएलए और फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर पुर्णेश मोदी ने उनके अगेंस्ट में एक डेफेमेशन केस फाइल किया गया था अगेंस्ट गांधी फॉर हिज 2000 रिमार्क अगेंस्ट द मोदी सरनेम। और अब 2022 में इसी केस का जजमेंट आया है, जहां पे कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एच वर्मा ने ये कहा है दैट राहुल गांधी इज़ गिल्टी अंडर इंडियन पीनल कोड अंडर सेक्शन 499 एंड 500। जो सेक्शंस 499 और 500 हैं वो डील करते हैं विद डेफेमेशन। लेकिन उन्होंने इस केस के अंदर उन्हें कन्विक्ट तो किया है, बट उन्हें बेल भी दे दी है और साथ साथ उनका जो कन्विक्शन है, जो सज़ा उन्हें मिली है, उसे सस्पेंड कर दिया है फॉर नेक्स्ट 30 डेज़, ताकि वो अपील कर सकें किसी और हायर कोर्ट के अंदर। और अब उनके इसी कन्विक्शन की वजह से वो शायद अपनी एमपी की सीट से हाथ धो बैठे। मगर कैसे? लॉ इसके बारे में क्या कहता है? सो देयर आर 2 इंस्टेंसेस जिसके बेसिस पे अगर कोई भी जो लॉ मेकर है वो कन्विक्ट हो जाता है तो उस केस में ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड एज एन एमपी और एमएलए। सेकेंड इज, अगर जो लॉ मेकर है उसे कन्विक्ट किया जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए, मगर जो कन्विक्शन टाइम है, जो सेंटेंस उसे मिला है, जो सज़ा उसे मिली है, वो 2 या 2 से ज़्यादा साल की है, तो इन दैट केस अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ये मैंडेट है कि वो एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसे 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा मिल रही है। और इस केस के अंदर जो राहुल गांधी हैं उन्हें डेफेमेशन के केस में 2 साल की जेल सुनाई गई है। लेकिन इसी लॉ के अंदर उन्हें एक रिलीफ भी मिला हुआ है और वो उन्हें प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 4, जो कि ये कहता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन तभी लागू होगी उस दिन से जब जिस दिन से सेंटेंस पास किया गया है उस दिन से 3 महीने बीत चुके हों। यानी जैसे कल के केस आया था उस दिन से लेके 3 महीने के बाद ही ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेबल होगी। और इसका मतलब ये है कि ये जो एमपी और एमएलए हैं, ना सिर्फ उन्हें अपील फाइल करनी पड़ेगी एक हायर कोर्ट में, बल्कि सिक्योर करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ स्टे अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। यानी जो कन्विक्शन उन्हें मिला है, जो सेंटेंस उन्हें मिला है, उस पर उन्हें स्टे का ऑर्डर भी लाना पड़ेगा। दो अंडर सेक्शन 389 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अपीलेट कोर्ट, यानी वो कोर्ट जहाँ पे इस ट्रायल कोर्ट के बाद अपील फाइल की जाएगी, वो भी सस्पेंड कर सकती है इस तरीके के सेंटेंस को व्हेन द अपील इज़ पेंडिंग। और इसी के रिगार्ड में 2013 के अंदर एक रूलिंग आई थी इन द केस ऑफ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था इस सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को, क्योंकि एपेक्स कोर्ट का ये कहना था कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज होते हैं, अगर उन्हें कन्विक्ट किया जा रहा है किसी भी ऑफेंस के लिए, देन इन दैट केस दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली फ्रॉम देयर पोजीशन। और हमें ये 3 महीने का वेट नहीं करना चाहिए, ये 3 महीने उन्हें टाइम नहीं देना चाहिए फॉर अपील, बल्कि जिस दिन से उन्हें कन्विक्ट किया गया है, उनको सेंटेंस पास किया गया है, उसी दिन से उन्हें डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन इस जजमेंट के बाद यूपीए गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि वो इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दें एंड रिटेन करें सेक्शन 8 सब क्लॉज 4, बट द आयरनी वॉज कि राहुल गांधी खुद वो पर्सन थे जिन्होंने अपोज किया था यूपीए के उस ऑर्डिनेंस को और ये कहा था कि दिस इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस एंड दैट इट शुड बी टॉर्न अप एंड थ्रोन अवे। सो अगर अब हम बात करें राहुल गांधी की केस की, तो इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी में ना तो ब्राइबरी की है, ना ही किसी तरीके का करप्शन किया है, तो वो फॉलो हो रहे हैं सेकेंड इंस्टेंस में, विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम ऑफ सेंटेंस।
और अब क्योंकि उन्हें डिफेमेशन के केस में 2 साल की सज़ा मिली है तो इसीलिए ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। दो अभी उनके पास टाइम है और वो टाइम है उनके पास 30 डेज़ का, जब तक उनका जो कन्विक्शन है उसे सस्पेंड किया है। यानी अब उन्हें क्या करना है, इन 30 दिन के अंदर या तो वो अपील फाइल करें किसी हायर कोर्ट में या फिर स्टे का ऑर्डर लेके आए इन रिगार्ड टू दिस कन्विक्शन, इन रिगार्ड टू दिस सेंटेंस। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो इमिडिएटली सस्पेंड नहीं होंगे, उनका जो सस्पेंशन है वो हॉल्ट पर है फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ और यही 30 डेज़ उनके लिए काफ़ी क्रूशियल है। लेकिन एक कन्फ्यूजन जो काफ़ी सारे लोगों को हो रहा है वो ये है कि जो हमारा लिली थॉमस का केस है उसमें ये कहा गया था कि कोई भी एमपी या एमएलए जिसको इस तरीके का कन्विक्शन मिलता है उसे इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जो कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है गुजरात का, उसने सिर्फ सेंटेंस को सस्पेंड किया है, कन्विक्शन को नहीं। तो उस हिसाब से लिली थॉमस के केस के हिसाब से वो इमीडिएटली इस डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो कन्विक्ट तो हैं, बस उनका जो सेंटेंस है वो 30 डेज़ के लिए क्या किया गया है, उसे सस्पेंड किया गया है। तो उसके हिसाब से ये भी हो सकता है अगर हम उसे इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो तुरंत हो, हाथों हाथ हो। सो लेट्स सी दैट हाउ दिस कन्विक्शन एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इज इंटरप्रेटेड। बट एक उपाय और है राहुल गांधी के पास, वो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी एमपी डिस्क्वालीफाई होता है तो वो कहाँ अप्रोच कर सकता है, प्रेसिडेंट को अप्रोच कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन एंड देन द प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। सो इट इज़ अप टू एमपी दैट ही और शी कैन अपील टू द प्रेसिडेंट इन्वोकिंग आर्टिकल 103। अब हम ये तो समझ गए कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, कैसे उनके अगेंस्ट केस फाइल किया गया और हम उनके पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग डिस्क्वालीफाई। लेकिन ये डिफेमेशन क्या होता है, लॉ क्या कहता है, उसी के बारे में अब आप डिटेल में समझेंगे। डिफेमेशन जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो या तो बोल कर, लिख कर या फिर विजिबली कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करके या साइंस के थ्रू, इंटेंशन उसका यही है कि वो ऐसा कुछ पब्लिश करे या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दे जिसकी वजह से सामने वाला जो पर्सन है उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुँचे, और तब पहुँचे जबकि वो जानता है, वो इस बात को बिलीव करता है कि ये बात जो है वो सही नहीं है, जो वो बात कह रहा है वो गलत है, बट जस्ट टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन वो इस तरीके के एक्शंस कर रहा है, या तो बोल के, लिख कर या विजिबली रिप्रेजेंट करके। अब ये जो डिफेमेशन लॉ है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, वो है लिबल एंड स्लैंडर। तो ये जो लिबल होता है यानी आप कोई भी ऐसी चीज़, डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो कि लिख रहे हो, और सेकंड जो स्लैंडर है आप कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है वो बोल रहे हो। तो राहुल गांधी के केस में वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं, इट इज़ स्लैंडर, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट एक 2019 की पोल रैली के अंदर बोला था। डिफेमेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन के सामने इस तरीके की डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स बोल रहे हो। सपोज ए और बी 2 पर्सन्स हैं और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो ए जो है बी को बहुत खड़ी खोटी सुना रहा है, बहुत चीज़ें बोल रहा है, बट जहाँ वो ये सब बातें कर रहा है वहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, तो हम उसके इस स्टेटमेंट को डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो रेपुटेशन है वो किसी के भी सामने कम नहीं हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो रेपुटेशन है वो कम हो रही हो इन दी राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी ऐसे लोग जो उस इंसान के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं और उन स्टेटमेंट्स की वजह से वो उसके बारे में गलत सोचने लगे, उसकी जो रेपुटेशन है वो कम हो जाए। तो अगर ए और बी अकेले हैं और ए बी को कुछ सुना रहा है, उसे ही डायरेक्टली सुना रहा है, तो उनके उस स्टेटमेंट को हम डिफेमेटरी नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, ए और बी एक अकेली जगह की जगह
पब्लिक के अंदर लड़ रहे हैं, ठीक है, रोड के ऊपर लड़ रहे हैं, गैदरिंग इकट्ठी हो गई है, लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और तब जो है ए बी के लिए गलत गलत स्टेटमेंट्स बोल रहा है, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफेमेशन। और ये जो डिफेमेशन का लॉ है वो एक बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। ये वो ऑफेंस होता है जहाँ पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस है उसको वारंट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें जो पुलिस है वो कभी भी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है और जैसे उन्हें पता चलता है कि ये सस्पेक्ट है या इस पर्सन ने जो है क्राइम किया है तो उसे वो जाके तुरंत ही अरेस्ट करके ले आती है। लेकिन अगर उसने जो ऑफेंस किया है वो नॉन कॉग्निजेबल है तो उस केस में उन्हें कोर्ट की परमिशन लगती है, एक वारंट चाहिए होता है और तभी वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में डेफेमेशन का लॉ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फेम का, रेपुटेशन का, रिकॉग्निशन इन पब्लिक लाइफ, तो ये सब जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 21। तो हमारी रेपुटेशन को हार्म नहीं होना चाहिए, हमारे फेम को हार्म नहीं होना चाहिए, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पर्सनल राइट्स हैं जो हमें प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 21। लेकिन कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम अपना राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन खो बैठे हैं? क्योंकि कोई भी पर्सन कुछ भी फ्रीली कैसे बोल पाएगा अगर उसे हमेशा डर होगा दैट ही और शी कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर डिफेमेशन। बट ऐसा नहीं है, वो इसीलिए दैट अंडर आर्टिकल 19 हमें ये फंडामेंटल राइट तो गिवन है ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व करते हैं एनी स्टेटमेंट विच माइट रिजल्ट इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, जो कि अलाउड नहीं है अंडर दिस फंडामेंटल राइट। अगर हम डिफेमेशन के नेचर की बात करें तो इट इज़ बोथ ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो ये जो डिफेमेशन होता है ये पनिशेबल होता है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी जिस भी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हुआ है, कितना हार्म हुआ है, उसके लिए उसे डैमेजेस मिलेंगे, कॉम्पनसेशन मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जो क्रिमिनल डिफेमेशन होता है उस केस में ये जो ऑफेंस होता है ये बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है एंड इट कैन बी कंपाउंडेड. So this was all about Rahul Gandhi's defamation case. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.